नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे के इस बुलेटिन में आपके लिए हम एक खास विषय लेकर आए हैं, क्योंकि देश में जितने भी लोग और जितने परिवार इस वक्त कोविड संकट से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी उम्मीद प्लाज्मा थेरेपी, वैक्सीन के डोजेस, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शंस। लेकिन ट्रीटमेंट में ये तमाम जो पॉइंट्स थे, इन्हें लेकर जिस तरह से गाइडलाइंस बदली हैं, लोगों के जहन में बहुत से शक, शुबह, संशय हैं। तो हमारी कोशिश है कि आपको हम इनसे बचाएं, इस पर एक्सपर्ट्स की राय से रूबरू कराएं, क्योंकि सरकारी गाइडलाइन में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक नया संशोधन हुआ है। केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से अब हटा दिया है। कोरोना की पहली लहर में प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना पेशेंट्स के लिए कारगर माना गया था, लेकिन दूसरी लहर के दौरान आम लोग अपने सगे संबंधियों को बचाने के लिए, चाहे सोशल साइट्स हों, अस्पतालों के बाहर मौजूद हों, प्लाज्मा देने के लिए गुहार लगाते रहे। लेकिन अब कोविड पर बनी नेशनल टास्क फोर्स ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से फायदा नहीं होता। इसके बाद इसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है। पहले 5 से 7 दिन के अंदर तो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, मतलब वो 7 दिन तो हमारी तरफ से गायब हो गए। तो अब बाकी जो 7 दिन बचे, उसके अंदर हमारे प्लाज्मा ने काम करना है। और वो भी रिसर्च ये कहता है कि पहले 3 दिन के अंदर जब से सिम्टम्स बने हैं, तब वो प्लाज्मा सबसे ज़्यादा काम करता है। पर उस दौरान डिजीज़ इतना माइल्ड होता है कि लोग घर के अंदर होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमें अभी प्लाज्मा लेना है, और ना ही प्लाज्मा देने की ज़रूरत है, क्योंकि माइल्ड डिजीज़ कई बार अपने आप भी ठीक हो पाते हैं। तो इसलिए प्लाज्मा का कोई मेजर रोल समझ में नहीं आता है एक बार एडमिशन होने के बाद, जो कि अक्सर 14वें दिन के बाद होता है। आईसीएमआर और एम्स की जो नई गाइडलाइंस आई हैं कोविड के ट्रीटमेंट में, उसमें से प्लाज्मा को हटा दिया गया है मेन स्टेज ट्रीटमेंट में से, जो कि बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है, क्योंकि प्लाज्मा का जो यूटिलिटी है उसका हमें अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है 1 साल के पैंडेमिक के बाद भी, और बड़ी बड़ी ट्रायल्स ने ये दिखाया है कि उसका कोई बेनिफिट नहीं है पेशेंट्स में, अलग अलग टाइम पे देने में कोई बेनिफिट नहीं है। पिछले 1 साल से इतनी सारी काफ़ी स्टडीज हुई हैं, इंटरनेशनल स्टडीज हुई हैं हमारे कंट्री में, आईसीएमआर ने कंडक्ट करी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स में, और भी कई इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। एंड उनने ऐसा, उनका जो कंक्लूजन है कि जिनको प्लाज्मा दिया भी गया है थेरेपी, तो उनको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मॉर्टेलिटी में, डिजीज प्रोसेस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो अब तो लेटेस्ट गाइडलाइन में तो इसकी प्लाज्मा को निकाल ही दिया कि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं जिसका। और इस वक्त एक्सपर्ट्स का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। रेडिक्स हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर दीपक गुप्ता, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, एम्स से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए। और आज जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, जो संशय है, मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब सुनकर कम से कम वो जो उनके मन में दुविधा है वो दूर हो। तो डॉक्टर रवि मलिक, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। प्लाज्मा थेरेपी, जिसको पिछले साल तक जीवनदायिनी माना जा रहा था, अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ रहे थे, ट्विटर पर गुहार लगा रहे थे, सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, और अचानक पता चलता है कि ये कोविड प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इससे मदद नहीं मिल रही। मीनाक्षी जी, मैं ये जितनी दुविधाएं लोगों की हैं, ये मैं दूर करना चाहूंगा। ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इनकी दुविधाएं भी दूर करे, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की इतनी ज्यादा हाइप हो गई थी। क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ, तो हर वक्त पेशेंट्स का प्रेशर रहता था, डॉक्टर साहब प्लाज्मा दो, दूसरा प्लाज्मा दो, और प्लाज्मा दो। एक्चुअली क्या है कि पिछली वेव में प्लाज्मा को हमने जरूर डेफिनेटली काफी पेशेंट्स में दिया था, रिकमेंड भी किया गया था, क्योंकि ये नई बीमारी है। तो इसके ऊपर अब रिकवरी ट्रायल्स आए हैं। रिकवरी ट्रायल्स एक बहुत बड़े ट्रायल्स हैं, बहुत बड़े। इसमें 11,000 मरीजों को लगभग लिया गया था। यूके में रिकवरी ट्रायल्स हुए थे, और इस ट्रायल में 2 भागों में बांट दिया था। 5,000, 5,500 मरीज एक तरफ, 5,500 एक तरफ तो उन्हें प्लाज्मा दिया था, एक तरफ कुछ नहीं दिया था। इसके रिजल्ट्स जो हैं बड़े ही विचित्र रिजल्ट्स निकले। इन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पे उस आम में भी और इस आम में भी 29% पेशेंट्स गए, और मॉर्टेलिटी उस आम में भी इस आम में भी 18% रही। तो प्लाज्मा का तो कोई बेटर इफेक्ट ही नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ी स्टडी थी, जो कि पिछली बार मई से चल रही थी, और अभी ये आर्टिकल लैंसेट में पब्लिश हुआ है। इसने सारे शक्को, सुविधा और दुविधा सब निकाल दिया लोगों के, और क्लियर कर दिया कि प्लाज्मा थेरेपी का फिलहाल कोई रोल नहीं है कोविड के इलाज में। इसमें मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहले भी हमारे शुरुआती दौर में भी बहुत स्टडीज हुई है, चाइना में, नीदरलैंड्स में, यूएसए में। उन्होंने प्लाज्मा का कोई ऐसा खास इसका इफेक्ट नहीं देखा गया कि ये कुछ हुआ है। लेकिन ये स्टडी एक मील का पत्थर साबित होगी
जो कि 1000 से ज्यादा पेशेंट्स में इन्होंने किया और क्लियर कट इसके अंदर आ गया कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा, नेशनल प्रोटोकॉल से भी ये हट गया, कोई डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी नहीं देगा और जितने भी प्लाज्मा सेंटर्स अभी बने हुए हैं उनको बंद किया जाए, जो केवल कोविड के लिए बने गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और लोगों को अब बिल्कुल शक्को शुबा नहीं होना चाहिए। वो बेचारे मारे मारे घूमते थे, डोनर्स को ढूंढते थे, पैसे खर्च करते थे, अब कुछ भी करने की जरूरत। ये जो बात आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैंने पर्सनली इस बात को अनुभव किया है, क्योंकि बीते 20 से 25 दिनों की भी अगर हम जिक्र करें, सोशल मीडिया पर कितने लोग हमसे ये रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज आप हमें किसी सही व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए या हमारी इस बात को आप हाईलाइट कर दीजिए ताकि हमारे पेशेंट को मदद मिल जाए। मैंने खुद ऐसे कई लोगों की रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड किया है। प्रोफेसर डॉक्टर दीपक गुप्ता, देखिए सवाल यही है, जो इंसान दर दर भटक रहा है अपने मरीज के इलाज के लिए, उसे तो कोई भी बात बोली जाएगी वो उसी पर विश्वास करके आगे बढ़ेगा, उसके लिए वही एक बात संजीवनी है। और अभी अगर अचानक ये पता चलता है कि अब प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल ही नहीं है, तो ऐसे लोग जो प्लाज्मा थेरेपी की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे थे, उनके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। देखिए ऐसा है कि आप प्लाज्मा थेरेपी की बात करें, रेमडेसिविर की बात करें, स्टेरॉइड्स की बात करें, ऑक्सीजन थेरेपी की बात करें, आजकल ऐसा माहौल है कि अगर कोई डॉक्टर कोई रिकमेंडेशन देता है, अगर उसका ऑफ लेवल यूज भी है, तब भी पब्लिक उसको एक वरदान मान के चलती है। जहां तक कि प्लाज्मा थेरेपी का सवाल है, एम्स दिल्ली के अंदर हमने जितनी भी हमारी भी एक इंटरनल स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इनफैक्ट हमने तकरीबन 180 पेशेंट में दिया प्लाज्मा थेरेपी और हमें कोई डेफिनेट बेनिफिट नहीं मिला। दिल्ली के अंदर कुछ डिफरेंट हॉस्पिटल्स ने काफी हजारों पेशेंट में प्लाज्मा थेरेपी दिया। एक प्लेसिड ट्रायल भी पब्लिश हुआ करीबन 500 पेशेंट का, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। प्लस हमारे पास काफी डेटा है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सरकार जो भी कुछ रिकमेंडेशन दे रही है, अगर हम वैक्सीनेशन के रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप 6 हफ्ते की जगह उसको आप 12 हफ्ते में लीजिएगा, उसको हर चीज को शक की निगाह से देखा जा रहा है। अगर हम रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसके बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप रेमडेसिविर के लिए मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं है। एंड सिमिलरली प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक बात माननी पड़ेगी कि जो कोविड का जो डिसीज है, बहुत ही कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग डिसीज है। पिछले साल शायद इसका कोई बेनिफिट था क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी इसके लिए। अभी हमारे पास एक वैक्सीन है। पिछले साल इस थेरेपी को हमने ऑफ लेवल यूज दिया था कि मतलब अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप एक एंटीबॉडी दीजिएगा। जिनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, शायद इसको 1 या 2 मैक्सिमम प्लाज्मा देके आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसके परिणाम देखिएगा, मरीजों के रिश्तेदार 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए एक प्लाज्मा थेरेपी के लिए खर्च करते थे। उनको एक डोनर लाना पड़ता था और उसकी क्राइटेरिया होती थी, और ये कोई गारंटी नहीं है कि डोनर के अंदर उसका प्लाज्मा का जो टाइटर है मोर देन 3:5 जो हमें चाहिए वो उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। सो बहुत पेशेंट ने सफर किया है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, इट्स ए वेरी गुड डिसीजन एंड वी वेलकम इट। एंड मैं सिर्फ आपके माध्यम से लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि सरकार जो भी कुछ डिसीजंस ले रही है, स्पेशली एम्स की जो कोविड टास्क फोर्स जो भी डिसीजंस ले रही है, उसका काफी सलाह मशवरा के बाद में हमारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं। सारे जितने भी पिछले कुछ महीनों में हमारी कुछ ट्रायल्स होती है, स्टडीज होती है, उसके बाद ही हम उसको रिकमेंडेशन देते हैं। जी डॉक्टर रवि मलिक, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोविड का जो संकट पूरी दुनिया के ऊपर आया, परिस्थितियां कुछ ऐसी होती जा रही हैं कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड पर ज्यादा निर्भर कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस चीज से फायदा मिल जाए, शायद इस चीज से फायदा मिल जाए, लेकिन क्या साफ स्पष्ट तौर पर किसी के पास कोई समाधान नहीं है? देखिए, अब हम काफी ज्यादा 1-1.5 साल में जब से पैंडेमिक चल रहा है, हम लोग डॉक्टर्स जो हैं और हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा एजुकेट हो गई है कोविड के बारे में। पहले हम जिन चीजों को समझते थे, और मैं बताऊं, रिकवरी ट्रायल केवल प्लाज्मा के लिए नहीं हुई है, रिकवरी ट्रायल लार्ज स्केल के ऊपर 8-10 चीजों के ऊपर हो चुके हैं। जिथ्रोमाइसिन के ऊपर हो या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर हो या बहुत सारे ट्रायल्स पे हुए हैं। शुरुआती में दौर में जब ये बीमारी आई थी तो हमारे पास ट्रायल्स नहीं थे, और बिना ट्रायल्स के हमारी मेडिकल साइंस नहीं चल सकती है। तो अब हमारे पास में ट्रायल्स आ गए हैं, सो वी हैव गॉन लिटिल मोर वाइजर। अब जैसे रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर का भी रोल बड़ा लिमिटेड है, सिर्फ निश पेशेंट्स में है, वो भी वो जो ऑक्सीजन के ऊपर है, एडमिटेड है, और वो भी तब जब आप 10 दिन से पहले देंगे। इससे पहले रेमडेसिविर का इसके अलावा कोई भी उसका रोल नहीं है। इसी तरह से प्लाज्मा थेरेपी के बारे में क्लियर हो गया, लेकिन साइड बाय साइड बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हुई हैं। जैसे ऑक्सीजन थेरेपी बहुत जबरदस्त रोल है,
स्टीरॉइड्स अगर हम जुडिशियस यूज करें तो स्टीरॉइड्स आर लाइफ सेविंग, उनका बहुत अच्छा रोल है। और भी दवाई आती है टोस्टिजमैब वगैरह, उसका भी रोल जो है थोड़ा बहुत है इसके अंदर। तो अब हमारे सामने जो है दर्पण काफी हद तक क्लियर हो गया है। क्लियर 3-4 चीजों में हो गया, कौन सी दवाई इफेक्टिव है, कौन सी दवाई इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए मीनाक्षी जी आप देखेंगी कि हमारी मोर्टेलिटी रेट भी वर्ल्ड ओवर धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, क्योंकि इलाज की पद्धतियां अब समझ आने लग गई हैं। इलाज की पद्धति में 3 चीजें समझनी बड़ी जरूरी है। नंबर 1, क्या ये दवाई कारगर होगी कि नहीं। नंबर 2, इसकी डोज क्या रहेगी। और नंबर 3, इसको कब दिया जाएगा। अगर आपने स्टीरॉइड्स पहले दूसरे दिन में दे दिए तो आप मरीज का नुकसान करेंगे। अगर आपने रेमडेसिविर 10वें 11वें दिन दे दी तो मरीज को कोई फायदा नहीं होगा। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी बता दूं कि इसके अंदर भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो बिना बात के भी हम प्लाज्मा थेरेपी अब तो खैर बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने गाइडलाइन से ही निकाल दी है, तो प्लाज्मा थेरेपी कोई भी डॉक्टर नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए। इट विल नॉट बी गुड इन फेवर ऑफ दिस थिंग, तो वो तो हम देंगे भी नहीं। डॉक्टर साहब एक सवाल जो थेरेपी के भी साइड इफेक्ट्स जी एक सवाल और जो जहन में आ रहा है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बहुत से लोगों ने तो लगातार इस तरह से इनिशिएट किया इस बात को कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आएं और डोनेट करें प्लाज्मा जो रिकवर हुए हैं, ताकि कमी ना हो, स्कैरसिटी ना हो, कमी की वजह से किसी की जान ना जाए, क्योंकि उस समय तक इसी तरह की परिस्थितियां थी। अब जो इतना ब्लड डोनेट हुआ है, जो प्लाज्मा इतना डोनेट हुआ है, उसका क्या होगा? देखिए मैं आपको मीनाक्षी जी बता दूं, ये जो प्लाज्मा थेरेपी है हम कई जगह पर देते हैं। ये केवल ये नहीं है कि हम कोविड की बीमारी में देते हैं, प्लाज्मा थेरेपी हम कई जगह पर देते हैं जिसको कि हमारे को कई बार आवश्यकता पड़ती है। तो वहां जो जो इंडिकेशंस है प्लाज्मा थेरेपी की वो तो हम देंगे ही देंगे। जैसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम लोग देते हैं जब पेशेंट डीआईसी में जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी बाकी बीमारियों में नहीं दिया जाएगा। ये जरूर है कि कोविड में यानी जो प्लाज्मा डोनेट हुआ है वो वेस्ट नहीं होगा सर, है ना? मैं बस एक ये क्लैरिफिकेशन चाह रही थी, यानी वो वेस्ट नहीं है। बिल्कुल। ओके, हमारे साथ डॉक्टर शशांक जोशी भी जुड़ गए हैं। आप सदस्य हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जोशी, आज हम जब बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी अब क्लियर कट गाइडलाइंस में ही आ गया है कि इसका इस्तेमाल ना हो, लेकिन लोगों के मन में बहुत संशय हैं, क्योंकि बड़े जोर शोर तरीके से प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात हो रही थी। लोगों को प्रमोट किया, लोगों को कहा जा रहा था कि आप आगे आएं और डोनेट करें। इस पूरे फैसले को अब किस तरह से जमीन पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये भी एक सवाल लोगों के जहन में है। तो इसमें 2 चीज मीनाक्षी जी मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। करीबन 2-3 महीने पहले ही हमको पता चल गया था कि जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुई थी प्लाज्मा की मॉडरेट और सीवियर कोविड में, इसमें पता चला था कि प्लाज्मा कोविड के जब तीव्र कोविड होता है या अति तीव्र कोविड होता है उसमें काम नहीं करता है। इसलिए महाराष्ट्र में हमारे टास्क फोर्स ने बोला था कि कंपैशनेट ग्राउंड में पहले 7 दिन में ही आपको हाई टाइटर प्लाज्मा यूज करना है, तो कंपैशनेट ग्राउंड पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्लाज्मा की वापरने की आवश्यकता नहीं है। पहले वेव में हमने जरूर प्लाज्मा का काफी इस्तेमाल किया था, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी है 100 साल पुरानी थेरेपी है, और हाई टाइटर में यदि प्लाज्मा देते थे तो ऐसे लगता था कि शायद उसका काम हो। लेकिन जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में है आज, तो उसमें से वो रैंडमाइज ट्रायल जो हुई थी और जो भारत वंश में आईसीएमआर ने भी खुद ट्रायल की थी और 2 ट्रायल्स हुई थी, दोनों ट्रायल्स ने ये संकेत दिखाया है कि इसका काम बिल्कुल नहीं होता है मॉडरेट टू सीवियर कोविड में। इसलिए अभी प्लाज्मा थेरेपी को निकाल दिया गया है। तो इसलिए इसमें कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि प्लाज्मा थेरेपी, और दूसरा एक संकेत भी था कि प्लाज्मा से म्यूटेंट भी बढ़ सकता है। ये नेचर करके एक वैक्सीन में पब्लिकेशन भी आई थी काफी महीने पहले। जी, लेकिन डॉक्टर शशांक, क्या ये फैसला लेने में भी देर नहीं हो गई? क्योंकि पिछले साल हमने फर्स्ट वेव देखा, अब हम बुरी तरह से सेकेंड वेव का सामना कर रहे हैं, और इतने समय के बाद अगर ये बात एक क्लियर कट गाइडलाइन के तौर पर आ रही है तो इतना समय इसके लिए लगा? नहीं, प्लाज्मा का तो यूज हमने कंपैशनेट ग्राउंड में महाराष्ट्र ने तो 2 महीने पहले ही बता दिया था कि प्लाज्मा के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए और वो कंपैशनेट ग्राउंड पे यूज करना चाहिए, जो मरीज को पहले 7 दिन में ही उसमें माइल्ड केसेस में शायद फायदा हो सकता है या मॉडरेट केसेस में, लेकिन उसमें अदरवाइज फायदा होता नहीं। तो अभी 2 चीज है कि हमको 3 ही चीज पता है कोविड में जो सही है। एक तो ऑक्सीजन, दूसरा प्रोन पोजीशन, तीसरा स्टीरॉइड। वो भी सही टाइम पे यूज करेंगे तो ही। बाकी जो भी हम थेरेपी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ला रहे हैं उसका काम नहीं हो रहा है। तो एक चीज तय है कि कोविड में जो भी ट्रीटमेंट आती है वो अक्सर एक्सपेरिमेंटल रहती है, क्योंकि ये 1.5 साल नई बीमारी है। तो इसमें हम अभी भी सीख रहे हैं
और जो 90% जो इलाज चल रहा है वो एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन 2-3 चीज क्लियर कट स्पष्टीकरण है कि क्या काम नहीं करता है, इसका स्पष्टीकरण काफी जगह हो चुका है। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम नहीं करता है, काफी बाकी दवाइयां काम नहीं करती है, रेमडेसिविर से जान नहीं बचती है, प्लाज्मा से कुछ फायदा नहीं होता है। ये चीज अभी नक्की हो गई है जी। प्लाज्मा थेरेपी से आगे बढ़ते हुए मैं अब वैक्सीनेशन की बात करूंगी और डॉक्टर दीपक गुप्ता, इसके लिए मैं आपके पास, इस सवाल के लिए मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर भी पहले जो 2 डोजेस के बीच का अंतराल था वो 28 दिन का था, जो कि अब बढ़कर 3 महीने तक जा पहुंचा है। अब ऐसे में लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि जो बात पहले 28 दिन पर सिमटी थी उसको 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है, तो ये किस हद तक सही है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही विफल हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। मैं वही आपको सबसे पहले बताया कि सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। सरकार और भारत के जितने भी डॉक्टर है, अगर कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं तो वो आपकी बेनिफिट में ले रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई भी सरकार और कोई भी डॉक्टर पेशेंट्स के हित में डिसीजन नहीं लेगा। जहां तक कि वैक्सीनेशन का सवाल है कि अगर किसी इंसान को नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो बताया जाता है उसको 6 से 9 महीने तक का उसको प्रोटेक्शन मिलता है। सिमिलरली वैक्सीनेशन के अंदर भी एक वैक्सीन फर्स्ट डोज के बाद आपको कंफर्टेबली मोर देन 3 मंथ्स का प्रोटेक्शन मिलता है। अभी आपने देखा होगा कुछ वैक्सीन आ रही है जिसमें सिर्फ सिंगल डोज रिकमेंडेड है। आप उसके बारे में क्या बोलोगे? अगर आप स्पुतनिक लाइट करके एक वैक्सीन आ रही है वो तो सिंगल डोज है, तो आप उसको विश्वास कर रहे हैं कि हाँ सिंगल डोज में काम चल जाएगा। तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर कोई इंटरवल बढ़ाया जा रहा है तो आपकी बेहतरी में है। प्लस मुझे लगता है कि इसमें बहुत लोगों का भला होगा, बहुत लोगों का फायदा होगा। अगर आप ऐसे इंसान को वैक्सीन देते हैं जिसको शायद जरूरत नहीं है और उस इंसान को नेग्लेक्ट कर देते हैं जिसको जरूरत है, तो मुझे लगता है कि इस कोविड पेंडेमिक के टाइम में आपको अपने रिसोर्सेज को बहुत ही जुडिशियसली यूज करना होगा। और ये वैक्सीनेशन का जो डिसीजन है ये कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया गया है। इसके लिए सारा जो भी डेटा निकल के आया है वो भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, 8 वीक्स 12 वीक्स। बट मुझे लगता है कि 3 months इज ए वेरी डिसेंट काइंड ऑफ ए गैप बिटवीन द 2 वैक्सीनेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको जब तक आपको ये कोविड चला नहीं जाता तब तक आपको मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन भी आपको एक सीवियर इलनेस से तो प्रिवेंट कर सकता है, आपकी डेथ से तो प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन माइल्ड मॉडरेट इन्फेक्शंस या कुछ जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उससे संपूर्णतः प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जी। डॉक्टर रवि मलिक, जो वैक्सीनेशन में के 2 डोजेस के बीच में जो ये अंतराल बढ़ा है, इसे लेकर कोई ऐसा मिथ जो आपने इन दिनों लोगों से सुना है और जिसको आज आप यहाँ राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर तोड़ना चाहते हैं या लोगों को उस पर क्लैरिटी देना चाहते हैं? मीनाक्षी जी, इसमें बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन के लिए भी हम नए हैं। हम लोग उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज कर रहे हैं। पहले एक वैक्सीन में आया 4 हफ्ते का, आप जो है वो दीजिए, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीता तो उन्होंने देखा कि 6 से हफ्ते का जो अंतराल है वो बेहतर है। और फिर जैसे और समय बीता तो पता चला कि प्रोटेक्शन शायद 2 से 3 महीने में लगाएंगे तो शायद ज्यादा प्रोटेक्शन होगी। तो ये मुझे लगता है हमें अपनी साइंटिफिक स्टडीज के ऊपर बिल्कुल विश्वास करके चलना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्ज्ञान हमारे को वैक्सीन के डिस्कवर होते ही नहीं आ जाएगा, ये तो धीरे धीरे समय के साथ में आएगा। इसमें सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि इसको डिले। अगर ऐसी कोई मंशा होती तो सरकार ने ये भी अलाउ कर दिया कि लैक्टेटिंग फीमेल्स कैन नाउ टेक। अगर वैक्सीन की कमी होती तो ये एडवाइजरी नहीं लाते। उन्होंने कहा जो महिलाएं अपना स्तनपान बच्चों को करा रही है वो भी अब वैक्सीन ले सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी छूट दे दी कि आप दोनों में से कोई भी वैक्सीन सिलेक्ट करके लगवा सकती हैं। तो सरकार की जितनी एडवाइजरी आ रही है दे आर बेस्ड ऑन द क्लिनिकल ट्रायल्स, और ये क्लिनिकल ट्रायल्स भविष्य में भी हो सकता है हम 6 महीने के बाद जब बैठे। डॉक्टर साहब, एक चीज क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपने इस पॉइंट का जिक्र किया, वो महिलाएं जो गर्भवती हैं या जो बच्चों को अभी दूध पिला रही हैं या कोई ऐसे पेशेंट्स जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, वो सब वैक्सीन ले सकते हैं? क्योंकि मेरे पास लगातार ये सवाल आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं। मीनाक्षी जी, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर दूं, केवल 5 लोग वैक्सीन नहीं ले सकते। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है जिस वक्त है तो आप वैक्सीन को डिफर कीजिए। अगर आप इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट के ऊपर चल रहे हैं तो आप वैक्सीन को डिफर कीजिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर आप वैक्सीन को डिफर कीजिए। और अगर आपको पहली डोज से सीवियर रिएक्शन हुआ तब आप वैक्सीन नहीं ले सकते। बाकी सब तरह के लोग वैक्सीन ले सकते हैं। 5वीं चीज ये थी, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाएं जो है वो नहीं ले सकती। लेकिन अब ये एडवाइजरी आ गई है कि अगर आप लैक्टेट कर रही हैं तो आप वैक्सीनेशन ले सकती हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं देन आल्सो यू कैन चूज फॉर द वैक्सीनेशन। तो ये धीरे धीरे करके जो है ये
जितने भी कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं, रोज मेरे को भी बहुत फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज है, हमें ये है, क्या हम ले, हमें हार्ट में स्टेंट है, सब लोग ले सकते हैं। बिल्कुल, यही मेरी भी कोशिश थी डॉक्टर साहब की जो सवाल मेरे पास आए हैं वो सीधे मैं आप तक पहुंचाऊं ताकि उस पर एक क्लियर कट जवाब आ जाए। इसी बातचीत को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, कुछ और सवाल भी मैं शामिल करने की कोशिश करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद डीओ ने भी एक दवा विकसित की है जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में कारगर साबित होगी। तो क्या कम होते कोरोना केसेस के बीच इस दवा का आना एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? देखिए हमारी इस पर ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी से जंग में ये ऐतिहासिक तस्वीर है। कोरोना संकट के दौर में ये राहत की भी तस्वीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2DG की पहली खेप को लॉन्च कर दिया। कोविड में विशेष रूप से यह ड्रग बहुत ही अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेगी। खबरों के मुताबिक कल से दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में इस दवा की 10,000 डोज उपलब्ध हो जाएगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने पिछले ही दिनों DRDO की दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को कोरोना के इलाज में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। दावा है कि 2DG नाम से जाने जाने वाली ये दवा कोरोना के मरीजों के इलाज में काफी कारगर है। दरअसल DRDO के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में इस दवा पर प्रयोग शुरू किया था, जिसमें पता चला कि यह दवा कोरोना वायरस को रोकने में मदद करती है। जिसके बाद DCGI ने मई 2020 में दवा के फेज 2 ट्रायल को मंजूरी दी। दूसरे चरण में प्रयोग के नतीजे भी अच्छे रहे तो नवंबर 2020 में 220 मरीजों पर दवा के तीसरे चरण का परीक्षण किया गया। परीक्षण से साफ हो गया कि यह दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण बढ़ने से रोकने में मदद करती है। साथ ही दवा के ट्रायल में ये बात भी सामने आई कि इससे कोरोना मरीज के ऑक्सीजन लेवल में सुधार होता है। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 42% से घटकर 31% हो गई। खास बात यह है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर भी दवा का अच्छा रिस्पॉन्स दिखा। अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान जब इस दवा को टेस्ट किया तो पाया गया कि 2DG दवा लेने वाले मरीज दूसरे मरीजों से तुलना में 2.5 दिन पहले ठीक हो गए। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा पाउडर की तरह होती है और इसे पानी में घोलकर मरीजों को दिया जाता है। DRDO का कहना है कि इस दवा का बड़ी मात्रा में उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। उम्मीद कीजिए कि जिंदगी बचाने के लिए ये दवा संजीवनी बन जाएगी। आज तक ब्यूरो। मेडिकल एक्सपर्ट्स का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर शशांक जोशी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, आप कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं। डॉक्टर रवि मलिक दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, CMD रेडिक्स हॉस्पिटल। प्रोफेसर डॉक्टर दीपक गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से हैं, एम्स से। और डॉक्टर राजेश M पारिक मुंबई से जसलोक अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश पारिक, अब मैं आपका रुख करना चाहूँगी। जो पहले हम डिस्कशन कर रहे थे प्लाज्मा थेरेपी का अब कोविड ट्रीटमेंट से बाहर आना, लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के 2 डोजेस के बीच में अंतराल बढ़ा है। रेमडेसिविर को लेकर जिस तरह के अलग अलग फीडबैक आए, बाद में कहा गया कि ये उतनी कारगर नहीं है जिस बात का दावा किया जा रहा था। ये तमाम मुद्दे आम लोगों के अंदर जो कोविड संक्रमण से जूझ रहे हैं कंफ्यूजन पैदा करते हैं। क्या लोग समझें, किसको सुने और उसके आधार पर फैसला लें? जी, तो देखिए, जो विज्ञान है उसका एक मुख्य बेसिस है कि डेटा आते रहता है। साइंस ऐसे नहीं है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और डेटा जैसे आते रहता है तो लोगों को फिर वो डेटा किसी को समझाना चाहिए। और इसके लिए हमारे यहाँ बॉडीज है, ICMR है, अपनी कोविड टास्क फोर्स है। वो लोग जो साइंटिफिक डेटा आ रहा है उसको इंटरप्रेट करके सब लोग तो समझाते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम अगर मेडिसिन का इतिहास देखेंगे तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि एक ट्रीटमेंट थी, उसके बाद दूसरी उससे अच्छी भी ट्रीटमेंट आई, और कभी कभी वो दूसरी ट्रीटमेंट ऐसे लगा कि इसका नुकसान भी हो सकता है। तो जैसे ये हमको डेटा आ रहा है तो उसके बारे में चर्चा करना बहुत ही जरूरत है, और आप सब ये कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन की ज्यादा बात नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन कब होता है जब कोई भी बॉडी अपने खुद के डेटा के विरुद्ध लोगों को एडवाइस देता है। देखिए, ICMR की प्लाज्मा थेरेपी की ट्रायल मई जून से शुरू हुई थी,
उसका इंटरिम रिजल्ट पहले नहीं आया था जैसे आना चाहिए, लेकिन जब डेटा आ गया तो उसमें काफी क्लैरिटी थी कि इसका ज्यादा उपयोग नहीं है। और आईसीएमआर ने भी तभी बताया था, थोड़ा एक क्लॉज लिखा था उसमें कि, लेकिन बताया था कि इसका कुछ उपयोग नहीं है। डेटा बहुत जगह आ गया, प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं है। हमने हमारी कोरोना वायरस की किताब जो फरवरी 2020 में लिखी, उसमें लिखा कि शायद इसमें कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन इसमें आशा रखने का कोई अभी कारण नहीं है। लेकिन अभी इस हफ्ते में शायद कल या परसों निर्णय लिया गया फाइनली, इतने समय के बाद, प्लाज्मा थेरेपी का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन क्या है मीनाक्षी जी, इसमें लोगों की कितनी तकलीफ होती है। कंफ्यूजन एक बात है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह दौड़ने का, अपने जब रिलेटिव्स बीमार है तब प्लाज्मा के लिए लोग इधर उधर हो, हमारे देश में ही हो रहा था कि लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं थी। तो कंफ्यूजन कब आता है? जब हम क्लियरली लोगों को डेटा इंटरप्रेट करके ठीक तरह से नहीं समझा सकते हैं। जब हम हमारा खुद का डेटा ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो फिर तो कंफ्यूजन होने वाला है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक, क्या ऐसा भी होता है कि जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कोविड पेशेंट को, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फर्क हो सकता है, अलग हो सकता है? किसी की बॉडी किसी एक अलग तरह की ट्रीटमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, किसी दूसरे के शरीर पे हो सकता है कोई दूसरी चीज ज्यादा कारगर साबित हो रही हो। क्या ये वजह भी है कि ये अलग अलग तरह की थेरेपीज या ट्रीटमेंट को ट्राई किया जा रहा है, उन पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे, क्योंकि हम लोग जो पेशेंट के जब एडमिट होते हैं, स्पेशली जो आईसीयू सेटअप में हमारे पास पेशेंट एडमिट होते हैं, उनके हम लोग कुछ जांचें कराते हैं, उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराते हैं। तो उसके बेसिस में कई बार हम अपनी स्टेरॉइड थेरेपी की डोजेस को मॉडिफाई करते हैं, टोसिलिजुमैब की डोज को मॉडिफाई करते हैं, अगर किसी पेशेंट में हम लोग डिसाइड करते हैं। और देखिए, सपोर्टिव मैनेजमेंट सब पेशेंट का ऑलमोस्ट सेम रहता है। जहां तक आप वेंटिलेटरी सपोर्ट की बात करें, वो सारे पेशेंट का ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन जो स्पेशल ये ड्रग्स है, दे आर एक्चुअली, आई वुड नॉट से इट्स एक्सपेरिमेंटल ड्रग, बट इन ड्रग्स से कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है एंड इनके कोई ना कोई बेनिफिट है। आप किसी भी ड्रग की बात कर लीजिएगा, तो हर एक पेशेंट डिफरेंटली बिहेव करता है, एल्डरली डिफरेंट बिहेव करते हैं, बच्चे डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और दो एडल्ट्स जो सेम एज ग्रुप के वो भी डिफरेंटली मैनेज करते हैं। तो हमें बहुत डायनेमिक डिसीजन लेने होते हैं। इनफैक्ट कोविड का जो केयर होता है, जो सिक पेशेंट हमारे पास एडमिट होते हैं मीनाक्षी, उनको हम लोग एवरी 6 to 12 आवर्ली हम अपने लोग ट्रीटमेंट चेंज करते रहते हैं। जी डॉक्टर गुप्ता, एक बात और, ये बात अब साफ स्पष्ट है कि अगर इसे कोविड ट्रीटमेंट से हटा दिया गया है प्लाज्मा थेरेपी को, तो देश के किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में, कहीं भी ट्रीटमेंट हो रहा हो, पेशेंट के तीमारदार से प्लाज्मा नहीं मांगा जाएगा, प्लाज्मा अरेंज करने के लिए नहीं कहा जाएगा, राइट? देखिए, अगर डॉक्टर, जो ट्रीटिंग डॉक्टर अगर ठीक समझता है, उसके पास प्लाज्मा अगर अवेलेबल है, तो उसका, मैं ये नहीं बोलता कि इसका बिल्कुल कोई नुकसान है, लेकिन हम एज ए डॉक्टर कम्युनिटी, एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी, हम लोग ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर ये मैसेज किसी डॉक्टर तक नहीं जाता, अगर वो किसी को प्लाज्मा थेरेपी देता है, तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं करता वो। प्लाज्मा थेरेपी में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत एंटीबॉडी होते हैं, तो मैक्सिमल वर्स्ट कम वर्स्ट यही होगा कि पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ऑफ कोर्स थोड़े से साइड इफेक्ट भी होंगे। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर शशांक जोशी, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं। 2 डोजेस के बीच में जब ये फर्क बढ़ा है, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हम 1 डोज लगवा पाए हैं, क्योंकि आपने पहले कहा कि 1 भी लगवाना जरूरी है, लेकिन अगर दूसरा नहीं लगवा पाते तो ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया अधूरी रह गई, या बिल्कुल ही कोई कवच जो है नहीं मिल पाया व्यक्ति को जिसने टीका लगवाया? आपका प्रश्न बहुत सही है। जिन्होंने कोविशील्ड लगाया है और सिर्फ 1 ही डोज लगवाया है, तो मार्च में लैंसेट में 4 स्टडीज का एक मेटा एनालिसिस आया था, उसमें 76% प्रोटेक्शन था। तो एक टीके से भी प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन जितना अच्छा टीका प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा तो प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा। तो देखो कि वैक्सीन जो है, ये सब अर्ली जनरेशन वैक्सीन है, इससे आपको मौत से या सीवियर डिसीज से 100% प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा जो डोज है, उसकी जो देरी आती है, उसके बाद जो प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, उसका शायद फायदा आपको ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अभी तो कल तो दोनों रिसर्च पेपर में यह बताया गया है
कि 210 से 240 दिन तक भी कभी कभी प्रोटेक्शन रह सकता है। तो वैक्सीन के बाद कितना प्रोटेक्शन रहेगा ये अभी भी रिसर्च मोड में है, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन ट्रायल्स नॉर्मली होती है वो 3 से 5 साल लगते हैं। हमने ये 1.5 साल की बीमारी में 6 महीने में ही ट्रायल करके हमने चालू कर दिया था वैक्सीनेशन का टीकाकरण प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से डरना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरा टीका 3 महीने में लगवाना चाहिए, कोविशील्ड होगा तो, या स्पुतनिक या दूसरा वैक्सीन होगा तो वो भी 1.5-2 महीने में लगाना चाहिए। ओके डॉक्टर रवि मलिक, लगातार लोगों के मन में ये सवाल भी है, जो लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं या अभी होम आइसोलेशन में ही हैं, जिन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ी, लेकिन 14 दिन से 21 दिन का पीरियड कंप्लीट करने के बाद लोग कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, वीकनेस की बार बार शिकायत कर रहे हैं। ये जो वीकनेस है ये कितने समय तक रिकवर हो पाएगी, ठीक हो पाएगी? और उसके लिए अगर आप कुछ एडवाइस लोगों को करना चाहें कि वो घर पर क्या ले सकते हैं, अपने डाइट में ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं जिससे उनको मदद मिले? 2-3 चीजें मीनाक्षी जी इसमें बताना चाहूंगा। अक्सर मैंने देखा जब पेशेंट कोविड से रिकवर हो जाते हैं तो वो सोचते हैं बस अब तो सारी समस्या टल गई, अब हम बिल्कुल ठीक है। पोस्ट कोविड पीरियड जो 6 हफ्ते का होता है उसमें हमें खास ध्यान रखना होता है ताकि हमारी बॉडी पूरी रिहेबिलिटेट हो, हमारी पूरी बॉडी जो है वीकनेस वगैरह से रिकूप हो। तो पोस्ट कोविड पीरियड में हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जो कि मॉडरेट टू सीवियर डिजीज वालों को खासकर करनी पड़ती है। नंबर 1, कोविड में हमारा वेट लॉस हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी का कैटाबॉलिज्म काफी बढ़ जाता है, तो हमारे को प्रोटीन्स ज्यादा लेनी चाहिए। नंबर 2, हमारे को ज्यादा से ज्यादा फलों सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि विटामिन की कोई भी कमी रह गई हो वो पूरी पूर्ति हो और हमारी रिकवरी पूरी हो। छोटे छोटे कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हमें इग्नोर करना चाहिए, लेकिन जो ओवर पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स ठीक हो जाते हैं, जैसे स्मेल का ना आना जो कि कोविड में होता है, या टेस्ट का ना आना, वो रिकवरी में 2 से 6 हफ्ते का टाइम लेता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। अल्टीमेटली स्मेल और टेस्ट आपको आ जाएगा। बैठने के बाद जब आप उठते हैं तो थोड़े से चक्कर आ जाना, वो भी जो है धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। बॉडी में वीकनेस रखना, हरारत लगना, ये सब चीजें बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो रिकवर हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं क्योंकि आप एक जानलेवा बीमारी से उभर के आए हैं, तो आपको साइकोलॉजी भी थोड़ी चेंज होती है, ऑब्सेशंस, डिप्रेशंस थोड़े आते हैं, वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, हमें ये देखना बड़ा जरूरी है कौन से सिम्टम्स हैं जिनको हम इग्नोर करें और आगे चलें, और कौन से सिम्टम्स हैं जिनको कि हमें अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा। क्योंकि 6 हफ्ते के कोविड रिकवर होने के बाद कभी भी आपको लगता है हाई ग्रेड फीवर दोबारा आने लग गया, कभी भी आपको लगता है कि आपकी ऑक्सीजन थोड़ी नीचे गिर गई, कभी भी आपको लगता है कि कोई मिस्ड हार्ट बीट है, कभी भी आपको लगता है बॉडी की किसी भी साइड से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, इस तरह की अगर कोई भी आपको अलार्मिंग चीज लगती है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर की राय लें। 4 से 6 हफ्ते आपको रेस्ट करना बड़ा जरूरी है, अपने आप को सकारात्मक करना बड़ा जरूरी है, और जो आप मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह कोविड के ड्यूरिंग ले रहे थे वो आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, जो शरीर होता है यूज करता है, बाकी यूरिन में निकल जाते हैं, तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि इसमें आपकी प्रॉपर इम्यूनिटी बढ़ जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी वैक्सीनेशन की आप प्लानिंग कीजिए, तैयारी कीजिए। अगर वैक्सीन 1 डोज लग रखी है तो 2nd डोज की, और नहीं तो नई वैक्सीनेशन लेनी है, वो कब लेनी है उसके लिए आप तैयारी लें। चलिए, हमारी यही कोशिश थी कि सीधे डॉक्टर्स से जो संशय हैं, कंफ्यूजन है, असमंजस है, उस पर स्थिति स्पष्ट हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं बार बार अपने दर्शकों से यही अपील करती हूँ कि डॉक्टर्स को सुनिए, साइंस को सुनिए, वहीं से आपको सभी तरह के क्लैरिफिकेशन और स्पष्टता मिल पाएगी। वक्त एक ब्रेक का। तो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर सरकारी गाइडलाइंस में बदलाव हुआ है। अब इसे कोविड ट्रीटमेंट से हटा दिया गया है और इसी पर हम ये खास कार्यक्रम कर रहे थे जिसमें हमने सीधे डॉक्टर्स से ये समझने की कोशिश की कि क्या प्लाज्मा थेरेपी कारगर है या नहीं। तो जवाब में मोटे तौर पर जो बात उभर कर आई, इस ट्रीटमेंट से कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा था, और यही वजह है कि कई रिसर्च के बाद, कई डेटा के विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि इस ट्रीटमेंट को कोविड ट्रीटमेंट का हिस्सा अब ना रखा जाए। वक्त हमारे एक ब्रेक का। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।